थिमाया कहते हैं कि इसमें आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टने का पूरा प्लान रखा हुआ है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने मार्शल लॉ लगाने का प्लान पहले से ही बना कर रखा हुआ है, मगर फिर भी वहाँ आज तक मार्शल लॉ लगा ही नहीं है। हमारी आज की बहस इस मौजू पर है कि इंडिया में मार्शल लॉज क्यों नहीं लगते। बल्कि यहाँ आपको एक फनी बात भी बताएं कि जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो कुछ लोग जो इस मार्शल लॉ के हामी थे वो कहने लग गए कि पाकिस्तान में अब तो माशाअल्लाह हो गया। दोस्तों, साल 1957 में एक दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमाया के ऑफिस का विजिट करते हैं। वो जनरल थिमाया से पूछते हैं कि जो सामने ड्रायर नंबर 3 है उसके अंदर क्या है। जनरल थिमाया कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले ड्रायर में हमने डिफेंस प्लान रखा हुआ है, यानी अगर कभी हम पर अटैक हो जाए तो हमने डिफेंड कैसे करना है, ये सारा प्लान हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ है। जबकि दूसरे ड्रायर में इंडिया के टॉप जनरल्स के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तीसरे दराज में क्या पड़ा है। जनरल थिमाया कहते हैं कि इसमें आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टने का पूरा प्लान रखा हुआ है, यानी अगर कभी हमें आपको रास्ते से हटाकर मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए तो उसका सारा प्लान हमने पहले से ही तैयार करके ड्रायर नंबर 3 में रख दिया है। इस जवाब के बाद नेहरू साहब लाजवाब होकर ज़रा मुस्कुराकर जनरल थिमाया को गौर से देखने लगते हैं। अब बताने का मकसद यह है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने मार्शल लॉ लगाने का प्लान पहले से ही बना कर रखा हुआ है, मगर फिर भी वहाँ आज तक मार्शल लॉ लगा ही नहीं है। जबकि इसके इर्द गिर्द के ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा तक में मार्शल लॉज लग चुके हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा बार फौज ने हुकूमत का तख्ता उल्टा हुआ है। हमारी आज की बहस इस मौजू पर है कि इंडिया में मार्शल लॉज क्यों नहीं लगते, वहाँ की गवर्नमेंट ने आर्मी को किस तरह तरतीब दिया हुआ है कि कोई भी जनरल चाहकर भी मार्शल लॉ लगा ही नहीं सकता। आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी हमने आपको वीडियो के शुरू में सुनाई है, इससे बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि जब इंडियन आर्मी को तरतीब ही इस तरह से दिया गया है कि वहाँ मार्शल लॉ लग ही नहीं सकते, कोई भी जनरल गवर्नमेंट का तख्ता उलटकर मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम नहीं कर सकता, तो फिर ड्रायर नंबर 3 में बड़ा प्लान भला किस काम का। असल में हुआ कुछ यूँ था कि इंडिया बनने के फौरन बाद यानी 1950 से लेकर 1960 तक गवर्नमेंट के हालात कुछ इतने सीरियस हो चुके थे कि तकरीबन हर कोई ये कह रहा था कि आज नहीं तो कल मुल्क आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट का इतनी आबादी को संभालने से हाथ खड़े कर देना था। इंडिया की मुआशी हालत उन दिनों में क्या थी, इस पर हम अपनी आने वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे। इसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और इंडियन आर्मी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी मार्शल लॉ लगाना तो दूर, उसके करीब करीब भी नहीं भटक पाई। दोस्तों, इंडिया में मार्शल लॉज क्यों नहीं लगते, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जिन मुल्कों में मार्शल लॉज लगते हैं वहाँ ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आखिर मिलिट्री को कंट्रोल संभालना पड़ जाता है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो 1948 में कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए। 1950 में लाहौर में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों को रोकने के लिए पहले तो सिविलियंस ने अपनी जान मारी, मगर कोई खातर खां फ़र्क ना पड़ा, बल्कि मुल्की हालात मज़ीद बिगड़ गए। आखिरकार हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलवा लिया गया और आर्मी ने बड़े आसान तरीके से न सिर्फ हालात को संभाला बल्कि पूरे लाहौर को रंगो रोगन करके साफ़ सुथरा कर दिया। ये आर्मी की तरफ से अपने मुल्क के लिए एक तोहफा था। इस चीज़ ने लोगों के दिलों में आर्मी की इज्जत और वक़ार को कई गुना बढ़ा दिया। इसके 8 साल बाद 27 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लगा। जनरल अयूब खान ने अस्कंदर अली मिर्ज़ा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इसके बाद जो मार्शल लॉज का सिलसिला चला वो काफ़ी तवील था। बल्कि यहाँ आपको एक फ़नी बात भी बताएं कि जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो कुछ लोग जो इस मार्शल लॉ के हामी थे वो कहने लग गए कि पाकिस्तान में अब तो माशाअल्लाह हो गया। मतलब ये खुदा की मेहरबानी से पाकिस्तान में अब हर चीज़ बेहतर हो चुकी है। दोस्तों, ये तो था पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ का लगना, जबकि इंडिया में मार्शल लॉ ना लगने की जो बुनियाद है वो आज़ादी से पहले ही पक्की हो चुकी थी। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन के आर्मी ऑफिसर्स अपने रैंक्स को मुकम्मल एंजॉय करते थे, बल्कि आर्मी का चीफ तो वासराय के बाद दूसरा सबसे ताकतवर तरीन शख्स माना जाता था। मगर आज़ादी के बाद से चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गईं। आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके दिमाग में ये बात कब से खटक रही थी कि हमें इंडियन आर्मी की पोजीशन को मुल्क के अंदर लो करना होगा। अगर आर्मी ज़्यादा ताकतवर हुई तो ये हमारा तख्ता कभी भी उलट सकते हैं। इसलिए जो पहला स्टेप उठाया गया वो था इंडियन आर्मी की तनख्वाहों को कम करना।
अब जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि आज़ादी से पहले इंडियन आर्मी ब्रिटिश राज के अंडर एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करती थी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की तनख्वाहों को कम किया गया और इनकी मराहत को बाकी आम मुलाजमीन के बराबर लाया गया, बल्कि एक बार तो इनसे भी कम कर दिया गया। इसके बाद ये कि 3 मूर्ति घर जो इंडिया के अंदर सबसे महंगी और सबसे बड़ी सरकारी रहायशगाह है, वो पहले इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेरे इस्तेमाल थी। मतलब इस घर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यह घर कितना बड़ा है और यहाँ 3 मूर्तियाँ रखी गई हैं, जिसकी वजह से इसे 3 मूर्ति घर कहा जाता है। ये घर जवाहरलाल नेहरू ने चीफ से खाली करवा लिया और ख़ुद वहाँ शिफ्ट हो गए। इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस बना दिया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कदरे छोटे घर में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, दूसरा काम जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था वो ये था कि इंडियन बजट में से आर्मी के बजट को कम करना। जब बजट पेश किया गया तो आर्मी के बजट को एक बहुत बड़ा कट लगाया गया। इस पर उस वक्त के इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के.एम. करियप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडियन इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद चीफ साहब की इंक्वायरी लग गई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडियन इकॉनमी से आपको कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ आर्मी को संभालिए, इकॉनमी को हम संभाल लेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 1950 से लेकर 1960 तक इस बात का खदशा था कि मुल्क कभी भी मिलिट्री कू यानी मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1970 में ऐसी पॉलिसीज बना दी कि इंडियन आर्मी को कू प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब आर्मी पर डेमोक्रेसी की इतनी लेयर्स हैं कि अब ये चाहकर भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम कर ही नहीं सकते। इस सारे का सारा क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिससे आज भी इंडियन आर्मी के लोग बहुत नफरत करते हैं। आर्टिकल 34 के तहत अगर किसी जनरल का दिल कर भी पड़े मार्शल लॉ लगाने का, तो उससे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके साथ साथ उसे 4 मजीद कमांडर्स को भी राज़ी करना पड़ेगा। इन 4 कमांडर्स के पास अपनी अपनी कोर्स होती हैं, जबकि आर्मी चीफ के पास कोई भी कोर नहीं होती। आर्मी चीफ को मार्शल लॉ लगाने के लिए उन 4 कमांडर्स को राज़ी करना होता है ताकि वो अपनी कोर्स में मौजूद जवानों की मदद से मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकें। आप यूँ समझ लीजिए कि इंडिया में मार्शल लॉ एक ऐसी तिजोरी है जिसको खोलने के लिए 6 चाबियों की ज़रूरत होती है और जब तक ये 6 की 6 चाबियाँ इकट्ठी नहीं लगेंगी तिजोरी नहीं खुल सकती। उनमें से एक चाबी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, बाकी 5 में से 4 चाबियाँ 4 कमांडर्स के पास हैं और आखिरी यानी 6ठी चाबी मुल्क के प्रेसिडेंट के पास है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में मार्शल लॉ लगाना भी चाहे तो प्रेसिडेंट समेत बाकी 4 कमांडर्स को राज़ी करना लगभग नामुमकिन सा काम है। दोस्तों, एक और सितम ये हुआ कि इंडिया ने आर्मी के अंदर क्या कुछ हो रहा है इन सभी चीज़ों पर नज़र रखने और इसकी जासूसी के लिए एक अदारा बनाया हुआ है जिसे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। इस अदारे का काम आर्मी ऑफिसर्स की मुकम्मल जासूसी करना और वज़ीर-ए-आज़म को बताना होता है कि इस वक्त आर्मी में क्या खिचड़ी पक रही है। ये अदारा डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में होता है। इसके अलावा ये कि जिन 4 कमांडर्स का जिक्र हम पहले कर चुके हैं उनके डायरेक्ट राब्ते वज़ीर दिफा से होते हैं। उनकी तनख्वाहें और पेंशन्स वगैरह भी वज़ीर दिफा का ऑफिस ही तय करता है। इसके अलावा ये भी कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का ज़िम्मा भी आर्मी के पास होता है, जबकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए अलग से एक अदारा काम करता है। इंडियन आर्मी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं करती। आपने अक्सर नरेंद्र मोदी के साथ ब्लैक यूनिफॉर्म में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे। ये आर्मी के जवान नहीं होते, बल्कि उन्हें अलग से स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हायर किया जाता है और ये ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की तरामीम होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।